हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का जो हमारा सेट है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। आप लोगों को बहुत प्यार मिला है, वीडियो में बहुत सारा व्यू गया है। निश्चित ही बहुत मेहनत करके सारे प्रश्नों को मैं कलेक्ट करता हूँ और चुनिंदा प्रश्नों के संग्रह आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। तो आइए, यहाँ पर भी 40 प्रश्नों के जनरल स्टडीज़ सेक्शन के लिए मैंने प्रश्न को कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है। एक एक करके सभी प्रश्न और उसकी व्याख्या को देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में रखा गया था, जो पटना जिला में पड़ता है। पटना, बांकीपुर, बिहार। ठीक है, तो पटना में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इस अभिलेख का नाम है बोगजकोई। बोगजकोई एक अभिलेख का नाम है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वह मध्य एशियाई क्षेत्र से आता है। मध्य एशियाई क्षेत्र का मतलब होता है वर्तमान में जो तुर्की वगैरह देश है वो होता है मध्य एशियाई क्षेत्र। बोगजकोई शिलालेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख उनके जन्म स्थान के रूप में किया गया है। इनमें 4 वैदिक देवताओं कौन कौन से हैं? तो इंद्र है, वरुण है, मित्रा है और नाशत्य है। इन 4 देवताओं का उल्लेख बोगजकोई शिलालेख अभिलेख में मिलता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास जो है किसके शासनकाल में थे? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक रहा था। इनके दरबारी नवरत्नों में से कालिदास और आर्यभट्ट दोनों प्रमुख थे। कालिदास की प्रसिद्ध कृति आप लोगों को मालूम हो कि मेघदूत और शाकुंतलम जो है यह कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के समय में भारत आया था। चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? दूसरा है संवैधानिक प्रावधानों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है विकल्प बी जो है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये किसका था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे उनका मानना था कि संवैधानिक संसाधन और याचिका के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। छठा प्रश्न क्या कहता है? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है वह किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी गांव अनुदान में दान के रूप में दिया था? तो किस शासक ने दिया था मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में? तो ये सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश के शासक ने मंदिर में अथवा ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 1921 का मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह किस आंदोलन की शाखा थी? तो मोपला विद्रोह जो है यह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में थी। मोपला विद्रोह
खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में उभर कर सामने आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने में किसने सहयोग प्रदान किया था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वह 1916 में हुआ था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था। इस अधिवेशन में न सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मिलन हुआ था बल्कि गरम दल और नरम दल में भी मिलन हुआ था, और गरम दल और नरम दल मिलाने का काम किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा कि गरम दल और नरम दल का विलय जो है किस अधिवेशन में हुआ था, जवाब हो जाएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। और इसमें समझौता कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस और लीग यानी मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिलन कब हुआ था, तो इसका जवाब भी हो जाएगा 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में जो आयोजित हुआ था, और इसमें जो सहयोग किया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 2 और 3 के साथ विकल्प सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर कहता है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो ये था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का जो है कि ये ही मुख्य उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कर्मनाशा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? कर्मनाशा नदी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करती है। कर्मनाशा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में आकर के मिलती है। तो यह कर्मनाशा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये निकलती है विंध्याचल में कैमूर की पहाड़ी से। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ी या कैमूर की पहाड़ी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल कैमूर की पहाड़ी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्री सतहों पर बृहत ज्वार आने का कारण क्या है? तो समुद्री सतहों पर जो बृहत ज्वार आता है, बड़ा ज्वार आता है, इसका कारण है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में हो जाता है, एक ही सीध में हो जाता है। और तीनों जब एक ही सीध में हो जाता है, ठीक है, कि एक तरफ हो गया चंद्रमा, एक बीच में पृथ्वी और एक तरफ सूर्य, तो इस प्रकार से जो है उच्च ज्वार आता है, बृहत ज्वार आता है। ठीक है, और जब तीनों त्रिकोण बना देता है, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तब निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होता है। त्रिकोण की स्थिति में निम्न ज्वार, और जब एक सीधी रेखा में हो जाएगा तो इस स्थिति में बृहद ज्वार होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर का आता है, गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। पोचमपाद बांध क्या है? एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो पोचमपाद बांध को, जो गोदावरी नदी पर स्थित है, इनको श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और यह श्री राम सागर बांध परियोजना जो है, पोचमपाद बांध जिसका नाम है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ पर मैं बता दूं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा, और यह जो है कि गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, या इसको गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह भारत की सबसे पुरानी नदी में से भी है। गोदावरी नदी पर बांध, 2 बांध प्रमुख हैं। एक है पोलावरम बांध जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और दूसरा है पोचमपाद बांध जो तेलंगाना में स्थित है। इसी पोचमपाद बांध को श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है। आइए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं करता है। तो मनरेगा के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या नहीं करता, यानी नीचे जो ऑप्शन है इसमें से क्या वो नहीं करता। समावेशी समाविष्टि प्रोत्साहन। उसके बाद है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी। और तीसरा है ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि। तो
यहाँ पर जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं करता है। बाकी समावेशी समदृष्टि, प्रोत्साहन और प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। ये दोनों सही है। पूछा है कि कौन सा नहीं करता है, तो विकल्प सी यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जो निर्धारण का आधार है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है। दुर्लभ मुद्रा का जो आशय होता है उस वैसी मुद्रा से जो आसानी से उपलब्ध न हो सके। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा वैसी मुद्रा जिसकी उपलब्धता आसानी से ना हो सके, उसको जो है कि दुर्लभ मुद्रा कह सकते हैं। वहन करना बहुत कठिन है, यह कठोर धातु से भी निर्मित होता है और विकसित देशों में, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करना भी कठिन है, ये विकसित देशों में चलता है और यह कठोर धातु द्वारा निर्मित भी होता है। हालांकि दुर्लभ मुद्रा का बी नंबर हमको नहीं सटीक लग रहा है, बाकी इसका वहन करना कठिन है और विकसित देशों की मुद्रा है, ये 2 बात तो ठीक है। आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की मुद्रा हो। यहाँ पर 1 और सी दोनों सही लग रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी उत्तर सही होगा, 1 से अधिक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है? तो किस समिति की रिपोर्ट पर या सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर श्री वी शिवरामन समिति की जो है कि रिपोर्ट पर नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया है शिवरामन समिति की सिफारिश पर। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो भारत में स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है रिपोर्ट ये RBI के द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पूर्व अर्थव्यवस्था के निष्पादन के संबंध में आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। यह समीक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो यह जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है ना, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। अर्थव्यवस्था की सीमित रिपोर्ट RBI द्वारा जारी की जाती है। और जब बात करें वित्त मंत्रालय के बारे में, तो यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार करता है। ये जो केंद्रीय बजट से पूर्व क्या था, आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार करती है और वित्त मंत्रालय खुद इसको पेश करती है, प्रस्तुत करती है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 163 जो है ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 163 में। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असत्य क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग नहीं करेगा, बल्कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है संबोधित करते हुए अपना हस्ताक्षर द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। तो किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को नहीं दे सकता है। ठीक है, बाकी ये 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र भी उन्हीं को देंगे। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद बी यानी कि अनुच्छेद 110 में जो है कि वर्णित किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितना है? गण पूर्ति पूछे या कोरम पूछे, दोनों का मान कितना होता है? कुल सदस्य का 1/10वां भाग। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी गण पूर्ति या कोरम की संख्या कितनी है? कुल सदस्य का 10वां हिस्सा यानी 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि आप इसको चाहें कि सबसे पहले हम लोकसभा में पेश करें तो ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहला प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश करने होंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत द्वारा पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पहले शुरू किया जाता है, लोकसभा में पहले इस प्रस्ताव को शुरू नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में चर्चा है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना, ये है आपका सही उत्तर। मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारे मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 21 का ए पढ़िएगा, 21 का को पढ़िएगा तो वहाँ पर ये बात है कि 14 वर्ष से कम उम्र के 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चे जो इतने भी हैं उसको मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। ये हमारा मौलिक अधिकार में से आता है। जब अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा छुआछूत की परंपरा को समाप्त कर दिया गया, समानता के अधिकार के अंतर्गत यह आता है। जब आप ट्रिकी जीएस को पढ़ेंगे तो ट्रिकी जीएस में ये मूल अधिकार से रिलेटेड सभी ट्रिक्स को आसान से याद करने के तरीके उसमें दिए हुए हैं। बहुत ही छोटी पुस्तक, अच्छी पुस्तक है। यदि आप में से अभी भी नहीं खरीद पाए हैं कोई, तो आप सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। छोटी पुस्तक है, कम कीमत की पुस्तक है, कम समय यदि आपके पास है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को कहाँ पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही ट्रिकी जीएस में देख सकते हैं। तो आप ट्रिकी जीएस को परचेज करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। वैसे तो यह बुक अपना फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी उपलब्ध है, लेकिन एक जेन्युइन प्राइस में आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर से आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट प्राइस पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमादान कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये सभी शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। उनको ये अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। तो क्षमादान की जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होता है ये अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 52 के बाद 56 और अनुच्छेद 360 ये 356। तो 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया जा सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह आदि स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत जो है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तीसरा है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जब वित्त संबंधी किसी प्रकार के जोखिम आ जाए तो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के बारे में आप लोगों को मालूम हो गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है कि अशांति शब्द को, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है कि जोड़ लिया गया है।
ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीसा जो है इसका संकेत में पीबी लेड कहते हैं। तो सीसा जो है यह धातु का सुचालक नहीं बल्कि विद्युत का सुचालक नहीं है बल्कि क्या है, कुचालक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी, कितनी होगी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ देंगे 4 हो गया, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो वायरस की जो कोशिका है, विषाणु की जो कोशिका है, उसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है। फलियां दाल एक प्रकार के दाल आइटम में है, तो इसमें प्रोटीन जो है कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से मैथमेटिक्स का 5 प्रश्न लगातार हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 2500 है, इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है। मान लीजिए कि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना है, 4x है, तो x गुना x क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4x²। 4x², इतना बराबर कितना हो गया, दोनों संख्या का गुना कर दिए, इतना बराबर हो गया 2500। यदि x² बराबर पूछेंगे तब आप क्या कह देंगे, ये 4 से कट जाएगा 625 में, यानी x बराबर कितना हो गया, सिर्फ 25 हो गया। तो यहाँ पर एक संख्या दूसरे से 4 गुना था, तो एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या उसका 4 गुना 100। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या कहता है, किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी में 100 रन के स्कोर के कारण औसत रन में 5 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। बहुत ही आसान प्रश्न है, पहले 10 पारी वो खेल चुका है, 11वीं पारी की बात है, इसमें 100 रन तो वो बनाया, ठीक बात है, लेकिन क्या कर रहा है कि औसत में 5 की बढ़ गई। औसत 5 बढ़ने का मतलब इधर जो 10 पारी खेला है इसमें भी 5 बढ़ गया, यानी टोटल 50 रन जो है पहले के औसत को बढ़ाने में काम चला गया। और इस बार जब 100 में से 50 पहले वाला बढ़ाने में हो गया तो अभी कितना पर खड़ा है, ये 50 अंक पर खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 176 प्लस रूट अंडर 176 प्लस रूट अंडर 2401, जैसा कि आप लोग जानते हैं 49 गुना 49 कितना हो जाता है, 2401। तो यहाँ पर इससे 49 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 176 प्लस 49, 176 प्लस 49 करेंगे 225 हो जाएगा। रूट के अंदर 225 का मान होता है 15, 15 गुना 15 225, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है बिल्कुल सही हो जा रहा है। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। यदि 2 संख्याओं को अनुपात 6:13 के अनुपात में है तो उसका लघुत्तम, देखिए लघुत्तम समावर्त जब दिया हुआ हो ना तो क्या करेंगे, एक संख्या 6x हो गया, दूसरी संख्या 13x हो गया, इसका मतलब है 6 गुना 13 गुना x और इतना बराबर है 312। अब यदि इसको गुना करते 13 के 78 और x और 78 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। तो पूछा था तो बड़ी संख्या 13 चौके 52, 4 x बराबर 4 आ गया तो 13x वो माने थे, 13 चौके 52। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। कहता है किसी संख्या का 1/24 17 है, एक संख्या x है, इसका 1/24 यदि 17 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना 17। x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 24 गुना 17। और उसके बाद कह रहा है कि उस संख्या का 150%, तो इस संख्या का 150 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये 2 से ये 3 से इस तरह से यदि पूरा कटा देंगे तो यहाँ पर सही उत्तर आपका निकल कर क्या आ जाएगा, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 612, ये हो जाएगा 612। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ से 36 से लेकर के 40 तक करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न रखे गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है।
महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महतारी वंदना योजना जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 37। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो CIF के पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। कौन बनी है? तो नीना सिंह। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 39 पर है। 39 क्या कहता है? यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने भारत के किस शहर को? तो भारत के ग्वालियर को जो है संगीत शहर के रूप में घोषित किया है। भारत के ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में घोषित किया है। और आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न 40 नंबर पर। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ जो है वो किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ पर 40 प्रश्नों के एक सेट को देखा है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। इसी प्रकार से मैं मिलता रहूँगा अगली वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए आज्ञा चाहिए। धन्यवाद।